हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपी जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो मैराथन सीरीज चलाई जा रही है आपकी, आज ही हमारी 10वीं मैराथन क्लास है। आपको इसको जरूर देख के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न आ रहे हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक से और उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न इन मैराथन क्लास में कराए जा रहे हैं। मैराथन क्लास से आपके बहुत सारे तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने मैराथन क्लास 7 में कराया था तवा नदी परियोजना के बारे में, तो उससे एग्जैक्ट अभी 6 नवंबर को आपका प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदापुरम में है, ये मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। साथ ही कुछ प्रमुख बांध भी कराए थे, उन बांधों में से प्रश्न पूछे गए हैं। नृत्य भी कराए थे, दर्पण मैंने अच्छे से कराया था, तो दर्पण से भी डायरेक्ट अभी 6 नवंबर को ही दर्पण सूत्र से पूछा गया था प्रश्न, लेंस से प्रश्न पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपके मैराथन क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि आपके आ रहे हैं, और कुछ आसपास से जो रिलेट करके भी आ रहा है ना, वो भी मैं डिटेल जब बताती हूँ तो उन फैक्टों को भी आपको बताती चलती हूँ, ताकि वो क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आए ना, तो आप उसको अच्छे से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हाँ, आप इस मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, ये जो सीरीज चल रही है इसको जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को डेड डैश नाम से भी जाना जाता है। फेरी फॉल्स, रजत फॉल्स, काबनी फॉल्स या फिर कपिल झरना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को फेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये माना जाता है, ऐसा मतलब मान्यता है कि जो ये पचमढ़ी है, यहाँ पे पहले अप्सराएं यहाँ पे स्नान किया करती थी इस फॉल में, इसीलिए इसको अप्सरा फॉल कहा गया है। पचमढ़ी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का पानी बहुत साफ और ठंडा होता है। यहाँ का पानी बहुत साफ रहता है और बहुत ठंडा रहता है, और ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पे अप्सराएं स्नान करती थी, इसीलिए इसको अप्सरा फॉल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य आपको जरूर पढ़ के जाना है। मैं आपको हर मैराथन क्लास में बोल रही हूँ कि आपको नृत्य जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि हर ऐसा कोई सा शिफ्ट ही नहीं है जिसमें नृत्य से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया घूमर नृत्य, ये आपका कल अभी 6 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था। घूमर नृत्य पूछ लिया, कहाँ का है? राजस्थान का। अब कुछ हम और नृत्य देख लेते हैं कहाँ के हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? शॉर्ट में लिख रही, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। असम का हो जाएगा, असम का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? बिहू। असम का हो जाएगा बिहू। बिहार का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा झूमर। ये ध्यान रखिएगा, झूमर और घूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। झूमर बिहार का है और घूमर राजस्थान का है। गुजरात का तो सबका पता है। गुजरात का क्या है? गुजरात का है गरबा, डांडिया, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के फेमस नृत्य हैं। और हरियाणा का क्या है? घूमर है। यहाँ का भी प्रसिद्ध नृत्य क्या है? घूमर है। अब केरल का क्या है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। कथकली से भी प्रश्न पूछा गया है आपका। कथकली कैसा नृत्य है, ये प्रश्न पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अब आ गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन कौन से फेमस नृत्य हैं? मध्य प्रदेश का तो रट के ही जाना है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? राई, मटकी, घूमर और सैलानी, ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा लावणी और तमाशा। लावणी और तमाशा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। लावणी, तमाशा ये महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का भी घूमर, चकरी, ये कहाँ का है? राजस्थान का। अरे राजस्थान का तो अभी देखे, घूमर है और एक और देख लेते हैं कौन सा? चकरी। ये राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं। सिक्किम का क्या हो जाएगा? छम नृत्य। सिक्किम का हो जाएगा छम नृत्य। कहाँ का है? सिक्किम का है। त्रिपुरा का हो जाएगा हुजगिरी। ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? कथक। उत्तराखंड का हो जाएगा उत्तराखंड का फेमस डांस क्या हो जाएगा? छपेली। और एक और होता है छोड़ा।
चपेली और जोड़ा कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का बिहू, बिहार का झूमर, गुजरात का गरबा और डांडिया। और यहाँ का एक और पंजाब का भी कल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो पंजाब का कौन सा हो जाएगा? भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा, ये पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड का छपेली जोड़ा, यूपी का कथक, सिक्किम का छम डांस, महाराष्ट्र का लावणी और तमाशा, ये भी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र आपका पूछा जा चुका, राजस्थान पूछा जा चुका, मध्य प्रदेश तो पूछ ही रहा है। साथ ही अभी कल के 6 नवंबर के एग्जाम में पंजाब भी पूछा गया है। तो ये कुछ फेमस डांस हैं और उनके स्टेट हैं, अब इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रदान करना है। किसानों के लिए ऋण छूट, राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली या सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? संबल योजना होता क्या है? तो संबल योजना क्या है? यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जन कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य क्या है संबल योजना का? इसका मेन उद्देश्य है कि श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या है? ये संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है। श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो संबल योजना शुरुआत कब की गई? एक तो संबल योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है और इसकी शुरुआत 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना। अब आर्थिक सामाजिक सुरक्षा में आता क्या क्या है? आर्थिक सामाजिक सुरक्षा तो हो गया, अब इसमें आता क्या क्या है? तो जैसे इसमें शिक्षा की सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है, शिक्षा की सहायता दी जाती है। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ना कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षा की सहायता मतलब एजुकेशन के लिए उनको हेल्प तो की जाती है, पर उसमें कुछ प्रोत्साहन और राशि मिलती है। और क्या किया जाता है? बिजली बिल राहत, यानी गरीब परिवारों को सस्ती बिजली दी जाएगी, सब्सिडी वाली बिजली दी जाएगी या फिर मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और क्या किया जाता है? कुछ जैसे पैसे से सहायता, जैसे मृत्यु सहायता, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दी जाती है, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए दी जाती है, अगर गंभीर रूप से घायल है तो 1 लाख रुपए दी जाती है। ये क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें संबल योजना के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली की सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, भील, बैगा या फिर कोल? तो आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति के द्वारा। भगोरिया नृत्य ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और यह भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह जो भगोरिया हाट महोत्सव के दौरान किया जाता है, एक भगोरिया हाट महोत्सव होता है, भगोरिया हाट महोत्सव होता है, उसी के दौरान ये भगोरिया नृत्य किया जाता है। और ये जो भगोरिया हाट महोत्सव होता है यह होली से ठीक पहले मनाया जाता है, होली से ठीक पहले मनाया जाता है। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। और ये प्रमुख रूप से भगोरिया जो हाट महोत्सव ये मनाया कहाँ जाता है? तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, अलीराजपुर, खरगोन और धार में मनाया जाता है। कहाँ? झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार जिलों में मध्य प्रदेश के मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया है? होशंगाबाद, महेश्वर, बरवानी या फिर अमरकंटक? तो आंसर क्या हो जाएगा? नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? अमरकंटक में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी की कौन सी शाखा पर बना है? गोदावरी नदी से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं।
गोदावरी नदी, आप इसको जरूर पढ़िएगा। एक बार इसके बांध से पूछा गया था कि कौन सा बांध गोदावरी नदी पे बना है। एक बार परियोजना से पूछा गया था गोदावरी नदी के, और एक बार गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है, ऐसा करके कुछ प्रश्न आया था। तो गोदावरी नदी से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अरे नदी वाला टॉपिक ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नदी वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो नदी से पूछा ही जा रहा है, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी की कौन से शाखा पर बना है? मंजरी नदी, प्राणहिता, गंगापुर जलाशय या फिर स्वयं गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं गोदावरी नदी पर। बांध का नाम क्या है? जायकवाड़ी बांध है। कहाँ बना है? गोदावरी नदी पर बना है। और अगर राज्य की बात की जाए, किस राज्य में बना है, तो कहाँ पे बना है? महाराष्ट्र पे। कहाँ? महाराष्ट्र में बना है। और उद्देश्य क्या है जायकवाड़ी बांध का? इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, यानी सिंचाई, और साथ ही पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल, और इसके साथ बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, यह प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पेलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, मंजर नदी या फिर महानदी? तो पेलावरम परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह गोदावरी नदी पर स्थित है। परियोजना का नाम क्या है? पेलावरम परियोजना। ये कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर राज्य की बात की जाए कि कहाँ पर बना है ये पेलावरम परियोजना, तो ये बना है आंध्र प्रदेश पे। कहाँ? आंध्र प्रदेश स्टेट में यह परियोजना बनी है। यह एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी है? बहुउद्देशीय परियोजना है। अब बहुउद्देशीय क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, जैसे सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, बिजली के लिए भी उपयोग किया जाएगा, पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, पेयजल। तो इसका उपयोग कई सारे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। और इसका आरंभ कब किया गया है? तो आरंभ 2004 में किया गया है, और अभी इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। इसका राष्ट्रीय परियोजना, अभी इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी ने किस नीति का पालन किया था? रक्त और लौह की नीति, विस्तारवादी नीति, सुलह ए कुल की नीति या फिर गजनी नीति? बहलोल लोदी से भी प्रश्न पूछा गया है, अभी 6 नवंबर को बहलोल लोदी से प्रश्न पूछा गया है। तो इससे किस नीति का? सबसे पहले जो बहलोल लोदी है, यह किस वंश का शासक था? तो ये लोदी वंश के शासक था, लोदी वंश का शासक था। और शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक था। कब? 1451 से 1489 तक। इसने 2 नीति का पालन किया था। पहली नीति थी विस्तारवादी नीति, और दूसरी नीति थी सामंजस्य नीति। मेनली 2 नीति का पालन किया था। अब विस्तारवादी नीति क्या है? तो बहलोल लोदी ने ये विस्तारवादी नीति मतलब कि दिल्ली का विस्तार करना, दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना। अब कैसे? जैसे जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, इससे दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, विस्तार हुआ। जौनपुर को क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। पंजाब का जो दोआब क्षेत्र है उसको अपने नियंत्रण पर लिया, दोआब क्षेत्र है पंजाब का, उसको अपने नियंत्रण पर लिया। और क्या किया? जैसे जो विस्तारवादी नीति है, इसमें क्या किया कि शक्ति और सीमा दोनों को बढ़ाने का प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत की शक्ति भी बढ़ाने की प्रयास किया कि दिल्ली सल्तनत अच्छे सशक्त हो, और सीमा भी बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसको क्या बोलते हैं? इस नीति को बोलते हैं विस्तारवादी नीति। और दूसरी है सामंजस्य नीति। सामंजस्य नीति क्या होती है? तो इसमें मेल मिलाप की नीति को अपनाई। सामंजस्य यानी इसमें मेल मिलाप की बात की, यानी मेल मिलाप की नीति को अपनाई। अब मेल मिलाप की नीति कैसे? कि जैसे जो शासक पराजित हुए हैं, यानी जो शासक इससे हार गए, पराजित हो गए, तो उनको दंड नहीं दिया, दंड देने के बजाय उनको क्षमा करता था, और उन्हें उच्च पद पर और जागीरें क्या करता था? प्रदान करता था। तो इससे क्या हुआ? मेल मिलाप की नीति हुई और सामंजस्य की नीति अपनाई। इससे भी उसके क्षेत्र का या दिल्ली सल्तनत का विकास होता था, विस्तार होता था। तो यानी मेनली बहलोल लोदी ने 2 नीति को अपनाई थी, एक विस्तारवादी नीति और दूसरी सामंजस्य नीति। अगला प्रश्न है,
मटके नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? फसल की कटाई पर, विवाह व त्योहारों पर, युद्ध विजय पर या फिर अंतिम संस्कार पर? आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था कि मटकी नृत्य किस क्षेत्र से है? तो मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र से है। अब ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है आगे वाले शिफ्ट में कि ये किस अवसर पर किया जाता है। तो मटकी नृत्य एक तो मालवा क्षेत्र का है और यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। किसके द्वारा किया जाता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? यह विवाह और त्योहारों पर और सामाजिक उत्सवों पर यह जो नृत्य है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? 2007 में, 5 में, 2006 में या 2003 में? तो लाडली लक्ष्मी योजना इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में 2007 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के जन्म पे या लड़कियों के जन्म, शिक्षा और विवाह में आर्थिक सहायता देना तथा बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये इसका लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य था। क्या था कि शिक्षा और विवाह में सहायता देना, आर्थिक सहायता देना, लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य था। कुछ और मध्य प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कौन सा है? कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना का ये कब शुरुआत हुई थी? तो ये 2006 में स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि निर्धन परिवारों की कन्या जो हैं उनके सामूहिक विवाह हेतु तो आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो समूह में विवाह होता है ना, सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना, सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता, ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य है। अब है मुख्यमंत्री एक है कौन सा? मेधावी, ये पूछा गया है, मेधावी छात्र योजना। ये आपको पूछा जा चुका है, कौन सा? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, मेधावी छात्र योजना कब शुरुआत हुआ है? तो ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य 12वीं में अगर अच्छे अंक ला रहे विद्यार्थी तो अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु तो आर्थिक सहायता देना, ये मेधावी छात्र योजना का उद्देश्य है। एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना। कौन सा है? महिला उद्यम योजना। महिला उद्यम योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई है और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना और ऋण की सुविधा प्रदान करना। एक और है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, अभी रिसेंट की योजना है, इसको याद रखिएगा। कौन सी? सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत 2023 में की गई। कब की गई? 2023 में। इसका उद्देश्य था युवाओं को जो प्रशिक्षण दें, साथ साथ क्या करें, भत्ता देकर या कुछ जो उनका राशि देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये कुछ मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इटारसी जंक्शन का रेलवे स्टेशन कोड क्या है? ITR, ETS, ET या फिर ETR? तो आंसर क्या हो जाएगा? इटारसी जंक्शन का रेलवे स्टेशन कोड हो जाएगा ET। अब कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन कोड देख लेते हैं, जैसे भोपाल जंक्शन का क्या हो जाएगा? भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड हो जाएगा BPL। क्या हो जाएगा? BPL हो जाएगा। और एक है हबीबगंज का स्टेशन कोड क्या हो जाएगा? RKMP। RKMP मतलब रानी कमलापति स्टेशन। इटारसी का हम देख चुके हैं। जबलपुर जंक्शन का देख लेते हैं। जबलपुर का रेलवे कोड क्या हो जाएगा? JBP। जबलपुर का क्या हो जाएगा? JBP। कटनी का क्या होगा? कटनी का होगा KTE। सतना का होगा STA। रीवा का रीवा ही होगा। रीवा का क्या होगा? रीवा ही होगा, REWA। रीवा का रीवा ही होगा। मुरैना का 2 पूछे गए हैं, एक आपका कौन सा पूछा गया था? उसका उज्जैन का पूछा गया था और एक मुरैना का पूछा गया था। तो मुरैना का क्या होगा? मुरैना का होगा MRA। क्या होगा? MRA। उज्जैन का क्या होगा? उज्जैन का होगा UJA।
एन होगा। इंदौर का रेलवे जंक्शन कोड क्या होगा? INDB। और खंडवा का क्या होगा? खंडवा का होगा KNW। सागर का होगा SGO होगा। विदिशा का होगा BHS। क्या होगा विदिशा का? BHS। छिंदवाड़ा का एक याद रखिए, छिंदवाड़ा का क्या होगा? छिंदवाड़ा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, तो क्या हो जाएगा? CWA। क्या हो जाएगा? CWA। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं और उनका स्टेशन कोड है। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले और उनका स्टेशन कोड। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, 1920 में, 1880 में या फिर 1900 में? कब हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब ये भी पूछे जाने की संभावना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है? ये मानव के पेट में पाया जाता है। और दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरके में या फिर विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो यह इमली में, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, या फिर टमाटर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और दूध में, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, एप्पल में, सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड अभी देख लिए कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो यह पालक और टमाटर में पाया जाता है, पालक में मेनली और टमाटर में पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ब्यूटरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटरिक एसिड कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है बटर में। कहाँ पाई जाती है? बटर में या मक्खन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर या फिर राजेंद्र शुक्ला या तुलसी सिलावट? आंसर क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रद्युम्न सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, पहला टीका किस बीमारी का विकसित किया गया था? चेचक का, पीलिया का, टिटनस का या फिर खसरा का? तो किसका विकसित किया गया था? चेचक का। पहला टीका चेचक का विकसित किया गया था। चेचक को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। किसका? स्मॉल पॉक्स का विकसित किया गया था। इसको विकसित कौन किया था? तो विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर ने विकसित किया है। और कब? वर्ष पूछा जाए कब विकसित किया है? तो वर्ष 1796 में, 1796 में विकसित किया गया है। और टीके का स्रोत क्या था? कहाँ से विकसित किया? तो गाय के चेचक के विषाणु से एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स के टीके को विकसित किया था या खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? लाल रंग का विचलन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का अपवर्तन अधिक होता है और लाल रंग का परावर्तन अधिक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसी कारण से सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी जो चीज़ कम फैलेगा वो हमको ज़्यादा दिखेगा। अब प्रकीर्णन होता क्या है? तो प्रकीर्णन क्या होता है कि जैसे जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो प्रवेश करता है, ये सनलाइट है,
सनलाइट कहाँ आई, पृथ्वी में आई। तो जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, एटम में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे हवा में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, धूल के कण मौजूद हैं। तो ये प्रकाश क्या होता है, इन धूल के कणों से टकराता है और टकरा के सारी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। टकरा के प्रकाश के कण क्या होते हैं, सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है इसी को। अब क्योंकि नीले रंग की जो तरंग लंबाई है यानी वेवलेंथ है वो सबसे छोटी होती है। जो नीला रंग है इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, वेवलेंथ सबसे छोटी होगी यानी सबसे कम होगी, इसलिए यह सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, यह सबसे ज़्यादा फैलता है। कौन सा, नीला रंग। वहीं पे अगर लाल रंग की बात की जाए तो लाल रंग क्या होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे कम फैलता है या फिर कम प्रकीर्णित होता है। तो नीला रंग ये सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और लाल रंग में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, ये पूछा है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा है कि आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल, वहाँ पे आकाश का लाल दिखाई देना, सफ़ेद बादल दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडे पानी में सबसे तीव्र गति से अपक्रिया कौन सी धातु करती है, सोडियम, जस्ता, लोहा या फिर तांबा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जो ठंडे पानी में सबसे तेज गति से अपक्रिया करती है। वहीं पे अगर तांबा की बात की जाए तो तांबा एक ऐसी धातु है, तांबा एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया ही नहीं करती है, ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, क्या करती है, ठंडे जल से क्रिया ही नहीं करती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठंडे जल में सबसे तेज गति से क्रिया कौन करती है, सोडियम। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ठंडे जल से ऐसी कौन सी धातु है जो क्रिया ही नहीं करती है, ये सबसे कम क्रिया करती है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, तांबा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है, नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, लेंस का अत्यधिक फूल जाना या नेत्र पटल का मोटा होना। आपको जो प्रकाश टॉपिक है, लाइट टॉपिक है, ये तो रट के ही जाना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ है जिसमें लाइट से प्रश्न ना पूछे गए हों, चाहे वो दर्पण से पूछे गए हों, चाहे वो लेंस से पूछे गए हों, चाहे लेंस संबंधी फॉर्मूले क्वेश्चन हो, चाहे दर्पण संबंधी फार्मूला क्वेश्चन हो, चाहे लेंस की क्षमता निकालने के लिए हो, दर्पण की क्षमता निकालने के लिए हो, चाहे उससे प्रकाश संबंधी दोष, चाहे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या क्या बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, कोई भी दृष्टि दोष पूछा ही गया है। तो प्रकाश टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे प्रश्न तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं। अगर साइंस में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे पहले आप प्रकाश टॉपिक को पकड़िए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा होना। अब कैसे, तो जैसे इसमें ये नेत्र का गोला है, तो इसमें नेत्र का गोला क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इतना ही रह जाता है। तो अब क्योंकि जो प्रकाश प्रकाश कहाँ पे इकट्ठी होती थी, परछाई कहाँ पे बनती थी, नेत्र रेटिना पे, यहाँ पे जाके बनती थी, यहाँ पे जाके बनती थी। अब नेत्र का गोला के छोटा हो गया तो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ पे चली जाएगी, रेटिना के पीछे चली जाएगी। अब रेटिना कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगी कहाँ चली जाती है, रेटिना के पीछे चली जाती है। इसीलिए इसमें जो पास की वस्तुएं हैं, दूरदृष्टि दोष भले है लिखा दूरदृष्टि दोष है, पर इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है या फिर धुंधली दिखाई देती है, जबकि दूर का अच्छे से दिखता है। तो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, एक तो नेत्र गोलक का छोटा होना और एक हो जाता है या लेंस की क्षमता कम होना, लेंस की शक्ति या क्षमता कम होना, ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे जाके बन जाती है और इसमें इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और यह उत्तल लेंस कैसा है, एक प्रकार का पॉजिटिव लेंस है। कैसा है, धनात्मक या फिर पॉजिटिव लेंस है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसका प्रवाह है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर परमाणु का। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा किसका प्रवाह है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर क्या होता है,
आपतन कोण, परावर्तन कोण, क्रांतिक कोण या फिर शून्य कोण। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन के मुख्यतः दो ही नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कि जो आपतन कोण है वो किसके, परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा होता है कि जो आपतन कोण, परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो प्लेन है यानी समतल, ये एक ही तल पे होने चाहिए। ये कौन सी हो जाएगी? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और ये कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण, और ये होते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट से, और दूसरा होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्लेन तीनों क्या होने चाहिए? एक ही तल पे होने चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी u इक्वल टू क्या हो जाएगी? -30 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या दी है, यानी फोकस दूरी क्या दी है? फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दी है u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/15। फोकस दूरी कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 1/15, और ये 1/v रह ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1/30, क्योंकि -30 है तो क्या हो जाएगा? -1/30। तो अब यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/30 क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/30। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, और 15 टू जा तो यानी पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 30 1 जा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1/v यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/v, यानी 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 3/30 यानी 3/30 आ जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10। क्या आ जाएगा? 1/10, यानी 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। यानी अगर v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? +10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? +10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको 10 कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।